हेलो एवरीवन। ये हमारा शब्द युग्मों का अर्थभेद या फिर समश्रुति भंडार्थक शब्द जो टॉपिक है उसका 7वां लेक्चर है। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, एक बार जो 6th लेक्चर था उसके इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। देखो, एक पढ़ा था प्रोषित। ठीक है, प्रोषित का मतलब होता है प्रवास करने वाला और प्रेषित मतलब कि भेजा गया। ठीक है, ऐसे ही प्रेषक मतलब भेजने वाला, ऐसे ही प्रेषिती है। ठीक है, ये अभी आएगा आज के लेक्चर में। ये इसको मैं कल पढ़ाना भूल गया था तो उसके साथ ही आप पढ़ लेना। प्रेषिती मतलब कि क्या, भेजने पाने वाला। ठीक है, प्रेषक भेजने वाला, प्रेषिती मतलब कि पाने वाला, और प्रोषित मतलब कि प्रवास करने वाला। ये एकदम अलग है, तो इसलिए इसको याद करना है क्योंकि इसको हम प्रेषित, प्रेषक, प्रोषित, प्रेषिती इससे कंफ्यूज कर सकते हैं कि भेजना, पाना, भेजने वाला, भेजा गया। ठीक है, जबकि प्रोषित क्या है, प्रवास करने वाले को प्रोषित बोलते हैं। तो ये प्रेषित वगैरह के जो शब्द है उनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज़्यादातर आने के चांस इसी के रहेंगे कि प्रेषित का प्रोषित से कंपेयर करके पूछ लिया कि भाई प्रोषित क्या होता है। तो प्रोषित होता है प्रवास करने वाला। ठीक है, परिच्छेद प्रभाग को बोलते हैं। पांशु, ये मैंने बताया था, पांशु क्या है, रज होती है ना, रज, उसको पांशु बोलते हैं। ठीक है, पांशु। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको याद करने के लिए कि भाई जो रज होती है, मतलब जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी जो होती है वो पंच तत्वों से बनी होती है, सारे तत्व होते हैं उसमें। तो पांसु, पांच तत्व। ठीक है, इस तरह से कैसे भी आप याद करके देख लीजिए। परजन्य, ठीक है, परजन्य मतलब कि दूसरों को जन्म देने वाला। पर मतलब दूसरों को जन्म देने वाला, जीवन देने वाला, तो बादल के सेंस में आया ये। पर्यंक, पर्यंक, पर्यंक मतलब कि पलंग का जो है ना पर्यायवाची है। परिधन अंक मतलब चारों तरफ से गोद में धारण करने वाला पलंग। तो पलंग शब्द जो उसका तत्सम रूप जो है वो पर्यंक है। ठीक है, परिताप, परिताप दुख को बोलते हैं। पीक, थूकना, ये तो खैर पता ही है आपको। फिर है परिचारक, मतलब सेवक को बोलते हैं। पुरुष, और पुरुष ये मैंने समझा दिया कि पुरुष क्या है, कठोरता के रूप में जाने जाते हैं। जैसे स्त्री कोमलता के रूप में जानी जाती है, ऐसे ही जो पुरुष जो है वो कठोरता के रूप में जाने जाते हैं। तो परुष का मतलब कि कठोर। फिर हमारा है प्लावन, प्लावन बाढ़ को बोलते हैं। पट्टू, ये मैंने बताया था कि पट्टू ऊनी वस्त्र होता है। और कैसे से इसको ट्रिक कैसे समझी थी हमने कि भाई जो टट्टू होता है, टट्टू किसको बोलते हैं, जो पहाड़ी गधे जो होते हैं, जो सवारियों को ढोते हैं, जो सामान को ढोते हैं, तो पहाड़ी घोड़े जो है पट्टू पहनते हैं। तो टट्टू क्या पहनते हैं, पट्टू पहनते हैं। पट्टू मतलब कि ऊनी वस्त्र पहनते हैं ताकि उनको सर्दी ना लगे। परीक्षा, कीचड़, ये भी मैंने कैसे कैसे बताया था कि भाई असली परीक्षा जो है किसी भी प्रतिभा की कहाँ होती है, परेशानी में होती है, मुसीबतों के समय पर होती है। तो असली धावक की पहचान सिंथेटिक उस पर नहीं होगी, ट्रैक पे नहीं होगी, सिंथेटिक ट्रैक पे नहीं होगी। उसकी असली पहचान कहाँ पे होगी, कीचड़ में उसे दौड़ाया जाए, गीली मिट्टी में उसे दौड़ा जाए, तब उसकी असली पहचान होगी। ठीक है, पायसा, ये भी बताया था मैंने। पायसा का अर्थ क्या होता है, पड़ोसी होता है। और बहुत अच्छे से समझाया था ट्रिक के माध्यम से कि कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे, और दूध मांगोगे तो खीर देंगे। इस तरह से कि भाई पायस मांगो, हमारा पड़ोसी क्या है, पायसा है, जो क्या मांग रहा है, दूध मांग रहा है, लेकिन हम उसे पायस दे रहे हैं। ऐसे मैंने ट्रिक के माध्यम से ये समझाया था। फिर है नक्र, नक्र जो है मगर को बोला जाता है नक्र। तो ये याद करके चलना है कि, और इसको याद करने की ट्रिक कैसे बताई थी कि भाई जो नरक जो है ना, तो नरक में यमराज जो है ऐसी ऐसी सजा देता है कि भाई नक्र के बीच में पटक देगा, मतलब मगरमच्छों के बीच में पटक देगा। निवृत्ति मार्ग और निवृत्ति, और ये इंपॉर्टेंट भी बताया था मैंने आपको कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलर शब्द है और इतना ज़्यादा यूज नहीं करते हम शब्दों को, और आरपीएससी का ट्रेंड है कि ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं। तो निवृत्ति मार्ग तो पता है कि मुक्ति पाना, अवकाश पाना, छुटकारा पाना, दैट इज निवृत्ति। एंड निर्वृत्ति, तो निर्धन वृत्ति आ जाएगा। तो निर्धन वृत्ति मतलब कि जिसको फर्दर ऑन वृत्ति मतलब कि आजीविका की आवश्यकता नहीं है, अर्निंग की आवश्यकता नहीं है, किसे आवश्यकता नहीं है वृत्ति की, फर्दर ऑन, जो संतुष्ट है, जो पूर्ण रूप से पूर्ति कर चुका है, तो उसको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था निशामृग, गीदड़ को बोला जाता है निशामृग। निर्वाण, मोक्ष को बोला जाता है। निर्वाध, निर्विवाद रूप से कोई भी चीज़ है उसको निर्बाध बोला जाएगा। नाई और नाई, नाई मैंने समझाया था कि इसकी तरह है। ठीक है, तो हम नाई से जाके क्या बोलते हैं कि मेरा इसके समान बाल बाल काट दीजिए, इसके समान, इसकी इसकी तरह बाल काट दीजिए। तो नाई और नाई। ठीक है, और वैसे पूर्वी राजस्थान वाले लोगों को ये शब्द पता है, नाई किसे बोलते हैं, बोलते ना इसकी नाई, मतलब इसके समान, इसकी तरह है।
ठीक है। और नकुल नेबले को बोलते हैं, और नौला भी नेबले को बोलते हैं, और नौल किसको बोलते हैं, नया नवेले को नौल बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसका रिवीजन हो चुका है, और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में भी हमने एक शब्द पढ़ लिया है, प्रेषिति। प्रेषिति, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको लिखा देता हूँ, प्रेषक भेजने वाला, प्रेषण भेजना, और प्रोषित, ठीक है, ये अलग शब्द है। प्रोषित मतलब कि प्रवास करने वाला, प्रवास करने वाला, और प्रेषिति मतलब कि पाने वाला। ठीक है। फिर हमारा शब्द आता है प्रथा। ये प्रथा शब्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने कुंती के पर्यायवाची थे। कुंती कौन है, पांडवों की जो माँ है उनको कुंती बोलते हैं, उनको प्रथा भी बोला जाता है। जब हम कुंती के पर्यायवाची पढ़ रहे थे उस टाइम भी हमने पढ़ा था प्रथा, और ये समझाया भी था कि प्रथा कैसे आता है। प्रथा कैसे आता है, पार्थ किसको बोला जाता है, अर्जुन को। ठीक है, तो अर्जुन, पार्थ की माँ कौन है, प्रथा। ऐसे आप याद कर लीजिए इसको, पार्थ की माँ कौन है, प्रथा। पण, पण का मतलब होता है मूल्य, इसीलिए आपने कृपण शब्द सुना होगा। ठीक है, कृपण का मतलब होता है कंजूस, मतलब कि मूल्य के रूप में कंजूसी करने वाला, पण करने वाला। और ऐसे ही पणी भी सुना होगा। पणी जो है चोर को भी बोलते हैं, और कंजूस को भी एक सेंस में बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो धोखेधड़ी से पैसे कमाता है, पणी चोर को भी बोलते हैं। तो पण, मूल्य को चुराने वाला पणी, तो पण मतलब कि मूल्य। ठीक है, ये याद करके चलना है। पर्ण मतलब कि पत्ता। प्रण प्रतिज्ञा, प्राणी, जीव, ये पता ही है। पानी हाथ, और पानी जल होता है। पुष्कल, अब देखो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, पुष्कल। ठीक है, पुष्कल क्या है, पुष्कल, पुष्कल मतलब कि जो कल भी जो है पुष्टि करेगा, पुष्टि करेगा, कल भी पुष्टि करेगा। पुष्टि करेगा मतलब कि कल भी पोषण करेगा, मतलब इतना पर्याप्त होना, पर्याप्त होना या बहुतायत में होना जो कल भी जो है पुष्टि करे। ठीक है, कल भी जो है पोषण करे, तो उसको बोलेंगे पुष्कल। और पुष्कर पता ही है, पुष्कर एक सरोवर है, एक तीर्थ स्थल है जो अजमेर में विराजमान है। तो और पुष्कल क्या है, पुष्कल मतलब कि जो कल भी पोषण करेगा, मतलब इतना पर्याप्त है, इतना सफिशियंट है कि वो कल भी पोषण करेगा, इसलिए पुष्कल। ठीक है, तो पुष्कल का क्या अर्थ है, पर्याप्त। और कैसे याद होगा, जैसे ही पुष्कल ध्यान आए आपको क्या ध्यान रखना है कि पोषण करने वाला, कल भी पोषण करने वाला। तो एक चीज जो कल भी पोषण करेगी, आज तो पोषण कर ही रही है, वो क्या है, पर्याप्त है। कल भी जीवन जीने के लिए, यापन करने के लिए पर्याप्त है, मतलब कल का मतलब भविष्य में। ठीक है, तो पुष्कल का मतलब कि पर्याप्त। प्रमाण, सॉरी, प्रणाम, प्रणाम मतलब नमस्कार, प्रमाण मतलब सबूत। प्रस्तर, ये तो पढ़ाई है हमने, प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है। और प्रस्तार, प्रस्तार का मतलब कि प्रसार, विस्तार, जैसे विस्तार होता है ना, ऐसे ही प्रस्तार। तो प्रस्तार का है प्रसार, और प्रस्तर का तो है ही है। एक्चुअली पत्थर जो है तद्भव रूप है, और पत्थर का तत्सम रूप क्या है, प्रस्तर। देखियो राइम कर रहा है, प्रस्तर प्रस्तर बोलते 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 पत्थर बोलने लग गए। ठीक है, प्रवाह मतलब बहाव, प्रवाह मतलब कि चिंता। जैसे बोलते हैं ना, यार मुझे तेरी प्रवाह नहीं है, मतलब मुझे तेरी चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है तेरी। ठीक है, अब ये थोड़े शब्द इंपॉर्टेंट देखो। परिणय, परिणय मतलब कि विवाह होना। ठीक है, तो विवाह को क्या बोलते हैं, परिणय बोलते हैं। और परिणीत, परिणीत मतलब विवाहित, वही सेम सेंस। परिणय मतलब विवाह, परिणीत परिणय संस्कार बोलते हैं ना। न्योता, शादी ब्याह में जब न्योता आता है तो उसमें आपने देखा होगा, परिणय संस्कार बोलते हैं। ठीक है, परिणीत है विवाहित। ठीक है, और प्रणय भी आपने सुना होगा। प्रणय का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। प्रणय कि भाई मुझे इससे प्रणय है, ठीक है, मेरा ईश्वर के प्रति प्रणय है, प्रेम है। ठीक है, प्रणीत, प्रणीत मतलब कि रचित, और ये शब्द भी आपने सुना हुआ। ठीक है, और नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। प्रणीत का मतलब होता है रचना करना। और प्रणत, प्रणत, प्रणत मतलब कि झुका हुआ। ठीक है, प्रणत, प्रणत मतलब कि झुका हुआ। नत, नत आ रहा है इसमें, जैसे बोलते हैं नत मस्तक, तो नत का मतलब क्या होता है, झुकना। तो प्र धन नत, तो झुका हुआ, तो प्रणत ऐसे आता है। और प्रणीत मतलब कि रचना करना। जैसे ये बहुत बार सुना भी होगा कि फलाना पुस्तक जो है इसके द्वारा प्रणीत है। ठीक है, प्रेमचंद्र जो द्वारा प्रणीत गोदान उपन्यास, तो उनके द्वारा रचित, प्रणीत। ठीक है, पहले जब कभी आपने जो है व्याख्या की होगी, संदर्भ प्रसंग सहित जब व्याख्या की होगी तो लाइनें रटते थे। ठीक है, अच्छी अच्छी लाइनें रटते थे ताकि 10th बोर्ड में, 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए हिंदी में। तो वो लाइनें रटते थे, तो उस टाइम आपने ये चीज़ रटी होगी
कि भाई फलाने लेखक द्वारा प्रणीत फलाना उपन्यास या फलानी कहानी, फलानी कविता, फलानी लाइन इनके द्वारा प्रणीत है, इनके द्वारा रचित है। तो प्रणीत मतलब कि रचित, और प्रणत मतलब कि झुका हुआ। ठीक है। बाकी परिणय पता ही है, विवाह, परिणीत मतलब कि विवाहित। ठीक है। प्रतिशोध मतलब बदला बोलते ही है, और प्रतिषेध मतलब कि निषेध। ठीक है। निषेध मतलब कि मनाही, वर्जित करना। प्रत्युपकार मतलब उपकार के बदले उपकार करना, और प्रत्यपकार अपकार के बदले अपकार करना। ठीक है। दोनों में ही अपकार आ रहा है, इसमें दोनों में ही उपकार आ रहा है। परिवर्तन मतलब कि बदलाव, और प्रवर्तन, प्रवर्तन मतलब कि आगे बढ़ाने वाला। जैसे बोलते हैं ना यार कि मौर्य साम्राज्य के प्रवर्तक कौन है। ठीक है। इसका प्रवर्तन किसने किया, मतलब मौर्य साम्राज्य को आगे किसने बढ़ाया, स्टार्ट किया और आगे किसने बढ़ाया, तो प्रवर्तन करने वाला। तो प्रवर्तन मतलब कि आगे ले जाने वाला। प्रदीप मतलब कि दीपक। प्रतीप, प्रतीप मतलब कि उल्टा। अब ये शब्द आपने जो है ना साइंस में सुना होगा, जब हम ऑप्टिक्स प्रकाशकीय जो हमारा टॉपिक होता है साइंस में, जब वो पढ़ते हैं तो उस टाइम ये शब्द आता है कि भाई जो कुछ इमेजेस जो होती है ना, जब हम मिरर पढ़ते हैं, क्योंकि लेंस में तो उल्टी इमेज बनती नहीं है, जब हम मिरर पढ़ते हैं तो मिरर में कुछ इमेजेस जो है ना वो उल्टी बनती है ऐसी। भाई ये आपकी मूल वो है, वस्तु है, उसकी इमेज जो है उल्टी बनती है। तो उस टाइम आपने पढ़ा होगा कि प्रतीप, प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है प्रतीप का मतलब, उल्टा। ठीक है। तो ये चीज आपको याद करके चलनी है कि प्रतीप का मतलब क्या होता है, उल्टा। और प्रदीप तो दीपक पता ही है आपको, प्रतीप मतलब कि उल्टा। प्रहर, जो पहर होते हैं उनको ही प्रहर बोलते हैं। 8 पहर होते हैं, वही आपके प्रहर है। प्रहार मतलब हम हमला करना। परिहार, परिहार मतलब कि त्यागना, परिहार। ठीक है। प्रांजल और प्रांजलि। ठीक है। देखो प्रांजल तो एक तो प्रांजल ढैया है, जो काफ़ी लोगों की जो है फेवरेट एक्ट्रेस हो सकती है या फिर डांसर हो सकती है। ठीक है। तो वही प्रांजल ढैया है। तो ऐसे याद कर लीजिए, वो बड़ा सरल सा, सुबोध सा, ठीक है, ऐसा डांस करती है, इसलिए सबको उसकी सादगी उनकी सादगी पसंद आती है। तो प्रांजल, प्रांजल का मतलब होता है सादगी, सरल, सुबोध। ठीक है। प्रांजल एकदम जल के समान, जल के समान सरल, साफ। ठीक है। तो जैसे जल साफ होता है, इसी तरह से प्रांजल का अर्थ भी क्या होता है, सरल, सुबोध होता है, जो सब कुछ क्लियर दिखाई दे, जिसमें मतलब थोड़ा भी छल कपट ना हो। और प्रांजलि, प्रांजलि है जो हाथ जोड़े हो। ठीक है। दोनों हाथ जोड़कर बैठा हुआ। ठीक है। ऐसे ही अंजलि जो शब्द है ना, अंजलि शब्द भी लगभग इसी सेंस में आता है। ठीक है। अंजलि शब्द का भी यही होता है कि जो है ईश्वरीय भेंट या अभिवादन के सेंस में आता है। तो प्रांजलि भी वही है, प्राधन अंजलि मतलब जो हाथ जोड़े हुए निवेदन करता हो, अभिवादन करता हो। ठीक है। तो हाथ जोड़ना प्रांजलि, और प्रांजल, प्रांजल सरल सुबोध, ऐसे याद कर लीजिए। उनकी सादगी, जो प्रांजल ढैया है उनकी सादगी है, इसलिए वो सबको जो है उनका डांस या फिर उनकी जो कला है वो सबको प्रभावित करती है। तो प्रांजल मतलब कि सरल सुबोध, और प्रांजलि मतलब कि जो हाथ जोड़े हो। फन, ये पहले भी बता चुका हूँ, फन का मतलब होता है गुण, इसलिए शब्द आता है एक फनकार। फनकार शब्द आता है ना, तो फनकार मतलब कि अपने कुशल, एकदम कुशल, अपने कार्य में कुशल। फन मतलब गुण में कुशल, मतलब गुण वाला कोई व्यक्ति है उसको फनकार बोलते हैं। तो फनकार किसी भी संदर्भ में हो सकता है, संगीत का फनकार हो सकता है, नृत्य का फनकार हो सकता है, खेल का फनकार हो सकता है, मतलब गुण वाला फनकार। तो फन का मतलब होता है गुण। और फण तो होता ही है। फण क्या होता है, फण तो होता है, ये सांप, सांप का जो मुंह होता है वो होता है फण। बात और वात, ये आपको पता ही है। बद, बुरा, बंद मतलब कि खुला न होना। अब देखो बांट और बाट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बांट तो बांटना हो गया, और बाट ये मैंने पहले ही बताया कि बाट का मतलब होता है रास्ता। जैसे किसी की बाट देखना, ये शब्द आपने हिंदी के बहुत सारे उपन्यासों में पढ़ा होगा, और सामान्य जीवन में राजस्थान में यूज भी किया जाता है कि बाट, बाट निहारना, बाट निहारना, बाट देखना, बाट तकना, मतलब कि उसका रास्ता देखना। ठीक है। तो बाट का मतलब रास्ता भी होता है, और एक बाट जो है जो तोलते हैं ना उसको भी बोलते हैं, और ये तो सब जानते होंगे। जिसने भी शॉपिंग शॉपिंग किया, जिसने सब्जी खरीदी है, वो सब जानते हैं। पहले जो है बाट वाले वो तराजू यूज किए जाते थे, ऐसे इस तरह से तराजू होते थे, यहाँ कांटा लगा हुआ होता जो इधर उधर मूव करता था, ऐसे।
ठीक है, यहाँ पे बाट रखे जाते थे, यहाँ पे आपका सामान रखा जाता था, उसे तोलते थे, तो वो बाट है। ठीक है। बलि, बलवान, बलि मतलब कि बलि जो भेंट के रूप में देते हैं वो बलि, जैसे बलि का बकरा, वो वाली बलि। ठीक है, तो भेंट। बहन, वहन, वहन मतलब कि वहन करना, और बहन मतलब भगिनी, मतलब कि बहन, सिस्टर, उसके सेंस में आया है। बारिश, वर्षा, बारिश, बारिश, बारिश होती है उत्तराधिकारी। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना यार आपकी संपत्ति का बारिश कौन है, तो वो बारिश, और बारिश मतलब बरसात। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो, बारिश, बारी, धन, ईश, बारी मतलब कि पानी, ईश मतलब कि ईश्वर, तो पानी का ईश्वर मतलब कि जो बहुत, जिसमें बहुत सारा पानी हो, तो समुद्र को बोला जाता है। समुद्र को क्या बोला जाता है, बारिश। अब इसको क्या है, बादल से कंफ्यूज कर सकते हैं। यदि कभी क्वेश्चन बना इस पे, तो वो बोलेंगे यार बारिश का मतलब बादल, तो आपको लगेगा यार हाँ यार बादल भी हो सकता है, लेकिन नहीं, समुद्र याद करना है भाई। बारिश मतलब कि जिसमें बहुत ज्यादा पानी हो, एकदम पानी का ईश्वर हो, तो समुद्र भी तो है, 70% पानी तो समुद्र में भरा हुआ है। या फिर मैं कहूँ 70 क्या, 98% पानी जो है समुद्र में है। तो पानी का एक तरह से क्या है, अ, ईश्वर है, तो इसलिए बारिश बोला जाता है। बास मतलब दुर्गंध, बास मतलब कि आवास, रहने का स्थान। बिना, रहित, बीणा, ये पता ही है। बीज, बीज ये बताने की जरूरत है ही नहीं है। बाध्य, बध्य, और बध्या, बध्या बांझ को बोला जाता है। बध्या मतलब जिसकी कोख बंधी हुई हो। ठीक है, बाध्य हो, जिसकी कोख क्या हो, बाध्य हो, लाचार हो, तो वो होगी बध्या, मतलब बांझ स्त्री। ठीक है, और बध्य मतलब बध करने योग्य, मतलब कि मारने योग्य, वो हो गया बध्य। बाढ़ और बाढ़, जैसे खेतों की बाढ़ लगाते हैं, और बाढ़ पता ही है। बदन, वदन, ये भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी मोस्टली लोगों पे आप पे आता है। ठीक है, बदन शरीर होता है, और वदन मुख होता है। बंदी मतलब कैदी होना, और वंदी बंदना, बंदना करने वाला, बंदी। ठीक है, वंद मतलब कि वंदना करने वाला। बाजी, बाजी मतलब कि दाव, जैसे बाजीगर, बाजीगर शब्द सुना होगा ना, तो बाजीगर क्या है, बाजी, प्रत्येक बाजी, प्रत्येक खेल में एकदम उम्दा व्यक्ति, तो उसको बोल देंगे बाजीगर। तो बोलते हैं ना बाजी लगाओ, चलो बाजी किसकी बाजी है, ठीक है, बोलते हैं ना किसकी बाजी है, तो किसकी बाजी मतलब किसका दाव है, वो चलेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बाजी किसकी है, जिसका दाव होता है। और बाजी होता है घोड़ा, यहीं से शब्द बना है आपका वजीर। ठीक है, बाजी किसको बोलते हैं, घोड़े को बोलते हैं। तो घोड़े का, जैसे वजीर जो है एक इम्पोर्टेंट अधिकारी माना जाता है। कोई भी राजतंत्र में, पहले जो राजतंत्र हुआ करता था उसमें वजीर एक इम्पोर्टेंट अधिकारी माना जाता था, सलाहकार माना जाता था। तो ऐसे ध्यान रख लिए कि वजीर जो है ना, वो बाजी पे बैठ कर चलता है। ठीक है, वजीर, इसका नाम वजीर इसलिए पड़ा क्योंकि बाजी बैठ के चलता है, एक्चुअल में नाम इसलिए नहीं पड़ा है, लेकिन अब हमको याद करने के सेंस में इसको ऐसे याद करना है कि भाई वजीर क्या है, बाजी के ऊपर बैठ के चलता है, और बाजी का मतलब क्या होता है, घोड़ा। ठीक है, तो बाजी के ऊपर बैठ के चलता है वजीर, तो बाजी का मतलब है घोड़ा। ठीक है, तो एक बाजी आपको यहाँ याद करना है कि घोड़े का अर्थ क्या है, बाजी है। ठीक है, फिर आपका ब्याज और ब्याज, ये पहले भी आ चुका है, और पहले भी मैं बता चुका हूँ इसको। ब्याज होता है बहाना, या फिर बहाने से और भी हम आगे जाए तो कपट होता है। ठीक है, कपट के सेंस में आता है। ब्याज तो पता ही है, सूद, जो जिसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो इंटरेस्ट होता है सूद, वो ब्याज होता है, और ब्याज होता है बहाना या कपट के सेंस में आता है। तो ऐसे ध्यान कर लीजिए भाई, ब्याज कौन लेता है, ब्याज पे उधार कौन लेता है, जिसके दिमाग में कोई कपट हो। ठीक है, कुछ बहाना मार के अपने ब्याज से बचना चाहता हो। ठीक है, तो ब्याज मतलब कि कपट या बहाना। भव, संसार, जैसे बोलते हैं ना भव सागर, तो संसार सागर, भव सागर पार लगा दो नैया, ऐसे गाने भी आते हैं ना, तो भव सागर मतलब कि संसार के सागर से हमारी पार लगा दो, हमारी नैया को पार लगा दो, तो भव सागर, भव मतलब कि संसार। भाव मतलब कि भावना, मूल्य। भवन, भवन होता है, भुवन भी क्या होता है, संसार। ठीक है, भुवन भी क्या होता है, संसार। और भव और भुवन दोनों का ही सेम अर्थ है, और दोनों का अर्थ क्या होता है, संसार। ठीक है, भुवन और भव, भव। भारती, सरस्वती का ही एक नाम है। एक वो एक
कुछ लाइंस भी है कि प्रथमो भारती नामा द्वितीयो च सरस्वती तृतीयो शारदा देवी, इस तरह से और भी जो सरस्वती के नाम है 11-12 नाम है उनका उच्चारण आता है। तो भारती उनमें से एक नाम है सरस्वती का, और भारतीय तो पता ही है। अब ये थोड़े इंपॉर्टेंट, देखो भट्ट तो पंडित होते हैं, सरनेम भी आपने सुना होगा ईश्वर चंद भट्ट, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे भट्ट सरनेम होते हैं, तो भट्ट मतलब कि सरनेम होता है। आर्यभट्ट, ठीक है। तो आर्यभट्ट में भी भट्ट क्या है, पंडितों को बोलते हैं, सरनेम होता है। भट्ट, भट्ट मतलब वो योद्धा होता है। और भाट एक जाति होती है जो जो राजा महाराजाओं के लिए क्या है, गाने गाती है। भाट एक जाति होती है जो राजा महाराजाओं के लिए गाने गाती है, और स्पेशली जो है किस तरह के गाने गाती है, उनकी प्रशंसा के सेंस में जो गाने गाए जाते हैं वो, ठीक है। और भट्ट मतलब कि योद्धा होता है। अब कैसे याद करोगे, भाट आपको पता है कि भाट एक जाति होती है जो जो है योद्धाओं की प्रशंसा करती है, ठीक है। या फिर वीर गाथाएं गाती है, किसकी, राजाओं की, ठीक है। तो भाट क्या है, वीर गाथाएं गाती है, किसकी वीर गाथाएं, भट्ट की। भट्ट मतलब ये योद्धाओं की। तो ऐसे आपको दोनों शब्द याद हो जाएंगे कि भाट जो है भट्टों की वीर गाथाएं, ऐसी ऐसी जाति है जो भट्टों की वीर गाथाएं गाती है। तो भाट क्या है, भट्टों की वीर गाथाएं गाती है। तो ऐसे दोनों को आपको याद करके चलना है, और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। भट्ट मतलब कि योद्धा, भाट एक जाति है जो भट्ट भट्ट के ऊपर वीर गाथाएं लिखती है और उनको गाती है। भट्ट मतलब कि योद्धा। भीति मतलब कि डर, भित्ति दीवार, ये पता ही है। भीड़, देखो भीड़ तो होता है झुंड, जैसे लोगों की भीड़, और भिड़ होता है ततैया। तो ऐसे याद कर लीजिए कि भाई ततैये ही तो उड़ते हैं भीड़ में, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लीजिए कि भिड़ गए, भिड़ना होता है ना, मतलब टकराना। तो ततैयों का झुंड था, वो उड़ते उड़ते भिड़ गया, दीवार से भिड़ गया। क्यों, क्योंकि कोई उनको भगाने के लिए आ गया, किसी ने स्मोक छोड़ दिया, मतलब धुआं कर दिया, तो धुएं से अंधे हो गए और वो दीवार से भिड़ गए। तो भिड़ किसको बोलते हैं, ततैये को, भिड़। तो जैसे ही आपको भिड़ ध्यान आए तो ऐसे ततैया ध्यान आना चाहिए आपको। और वो कैसे ध्यान आएगा कि यार भिड़ मतलब कौन भिड़ेगा, भाई ततैया भिड़ेगा। ततैया क्यों भिड़ेगा, क्योंकि वो अंधा हो गया, उसकी आंख में स्मोक डाल दिया किसी ने उसको भगाने के लिए, तो वो दीवार से जाके बेचारा भिड़ गया। तो भिड़ मतलब कि ततैया। भिड़ेगा कौन, ततैया भिड़ेगा। भौंकना और भूकना, देखो मोस्ट ये भूकना है, ये भूकना नहीं है, भूकना है, ठीक है। भौंकना, जैसे खंजर भौंक दिया, ठीक है, तो ये वो भौंक है। और मोस्टली क्या है, हम इसको गलत उच्चारण करते हैं। हम बोलते हैं ना यार कुत्ता भौंक रहा है, ऐसे तो बोलते हैं, वो नहीं है, कुत्ता भूंक रहा है, भूंक, ये वाला भूंक आएगा जो, क्योंकि हम क्या है गलत उच्चारण करते हैं इसका, और इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। भौंकना मतलब जैसे खंजर भौंकना, तो ये वो भौंकने के सेंस में आएगा। और भूंकना कुत्ते का भौं भौं करना। मद मतलब अहंकार, मद्य शराब होता है। मेघ बादल होता है। मेध हवन या यज्ञ होता है। और मेद होती है चर्बी। मेद क्या होती है, चर्बी होती है। तो मेद को कैसे याद करोगे, मेध आपको याद हो जाएगा, मेघ भी याद हो जाएगा, मेघ तो याद है ही। और मेध, मेध का मतलब होता है हवन या यज्ञ, ये भी आपने पढ़ा होगा। और इसलिए मेधी बोलते हैं। मेधी किसको बोलते हैं, जो हवन होता है, इस तरह से कुछ बना होता है ना। मेरे को एग्जैक्टली बनाने में नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह से कुछ बना होता है। तो उसकी जो ये चारों तरफ की जो दीवारें होती है ना, जो इस तरह से जब बना होता है, तो वो 4-5 ईंटें, 3 ईंटों का जो झुंड लगा हुआ होता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, मेधी बोलते हैं। और पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, मेध बोलते हैं, ठीक है। तो मेध तो हो गया हवन। अब मेध कैसे याद करोगे, मेध का मतलब है चर्बी। तो इसको आप ऐसे याद करोगे कि भाई मैदा खाने से क्या है, मेद छा जाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा मैदा मैदा खाओगे उतनी ज़्यादा मेद छा जाएगी, मतलब कि चर्बी छा जाएगी। तो मेद का मतलब क्या है, चर्बी। तो मेद जैसे ही शब्द आए तो आपको मेद ध्यान आते ही मैदा ध्यान आना चाहिए, मैदा, ठीक है। मेद ध्यान आते ही मैदा ध्यान आना चाहिए, और मैदा से आपको चर्बी ध्यान आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आपको नया शब्द मिले मेद, तो मेद ध्यान आते ही मैदा ध्यान आना चाहिए। मैदा से कि यार मैदा खा के क्या होगी, चर्बी बढ़ जाएगी शरीर में, तो मेद मतलब कि चर्बी। ऐसे ही आपको लिंक कर करके चीज़ों को याद करना है, क्योंकि और कोई इलाज नहीं है इन चीज़ों का, ये शब्द है। अब या तो आप इनको रट लीजिए, जैसे आपको पुस्तक, जब मैं पुस्तक बोलता हूँ तो आपको बुक ध्यान आती है ना, कोई याद तो करने की जरूरत नहीं पड़ती कि यार पुस्तक का मतलब क्या होता है। तो
एक तो ऐसे आप उच्चारण बार बार चीज़ों को रिपीट करके याद कर लीजिए, नहीं तो फिर ट्रिक के माध्यम से आप चीज़ों को याद कीजिए, जो मैं हैंड टू हैंड आपको बताता जा रहा हूँ। और आपको यदि मेरी ट्रिक ट्रिक पसंद नहीं आती है तो खुद की भी ट्रिक बना सकते हो। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिस हिसाब से मैं याद करवा रहा हूँ उस हिसाब से याद करो। सहूलियत के लिए कि आपका टाइम बचे इसलिए मैं आपको यहीं की यहीं ट्रिक बता देता हूँ। बाकी ये चीज़ें तो खुद को याद करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिनमें भाई कोई सेंस ही नहीं बन रहा। जो शब्द टूट के एक नया अर्थ बनता है उनको तो मैं आपको उनकी उत्पत्ति के आधार पर समझा देता हूँ और वो समझ में भी आ जाते होंगे, आई होप। ठीक है, तो मेद शब्द आते ही मैदा ध्यान आना चाहिए। मैदा से क्या जाती है? चर्बी। मूल, जड़, मूल्य ये बताइए। मत, मत, मदी, मति। मत मतलब कि विचार। मत जो बोलते हैं ना यार ये तो मद मस्त मत हो गया एकदम, मत वाला हो गया, मत हो जाना। और मति मतलब कि बुद्धि। मास महीना, और माश मतलब कि उड़द। अब एक्चुअली आपने एक शब्द सुना होगा कि यार माँ की दाल, ठीक है, बहुत बार बोलते हैं यार माँ की दाल बना दो, माँ की दाल बना दो। माँ की दाल दुकान वाले से बोलते हैं माँ की दाल दे दो, वो माँ की दाल दे देता है। वो एक्चुअली माँ नहीं होता, वो मांस होता है, माश की दाल। ठीक है, तो उड़द की जो दाल होती है उसको ही माश की दाल बोलते हैं और उसी को जो है हम आजकल जो है माँ की दाल बोलते हैं। तो वो माश की दाल है एक्चुअली। तो उड़द की दाल को क्या बोलते हैं? माश की दाल बोलते हैं, काले रंग की होती है। ठीक है, मूंग जैसी होती है, मूंग की दाल होती है, इस तरह की ही होती है लेकिन काले रंग की होती है। ठीक है। मोर, मोर का होता है मुकुट, मोर का मतलब पक्षी। तो ऐसे ध्यान रख लिए, किसी के सर पे जो है कृष्ण भगवान ही देखिए, कृष्ण भगवान के सर पे किसका था? मोर, मोर पंख का ही तो मुकुट था उनके सर पे। तो मोर मतलब कि और मोर मतलब मुकुट। तो इस तरह से याद कर सकते हो, मोर मतलब कि मुकुट। मंदर, मंदर या फिर मंदार, ठीक है, पर्वत है। ये वह पर्वत है जिससे जो है जो अ, स्वर्ण मंथन, जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था उसके लिए जो मंदार पर्वत का ही यूज किया गया था। तो मंदर या मंदार ये पर्वत का पर्यायवाची है, मतलब पर्वत का एक रूप है। मंदिर देवालय होता है। मदिरा, मदिरा पता ही है। और मंदुरा, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? बाजी। ठीक है, बाजी किसका पर्यायवाची है? मतलब बाजी किसको बोला जाता है? बाजी बोला जाता है घोड़े को। ठीक है, अब एक्चुअली ये बाजी बड़ी की मात्रा है। ठीक है, तो बाजी है घोड़े को। और वहीं से आपको मंदुरा भी ध्यान रखना है। अश्वशाला को क्या बोला जाता है? मंदुरा। क्या बोला जाता है? मंदुरा अश्वशाला को बोला जाता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, स्टार लगा लीजिए। और ऐसे कैसे आपको याद करना है, मंदुरा किसको बोला जाता है? अश्वशाला को। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए आप कि भाई अम, जो सैनिक आते थे तो सबसे पहले वो कहाँ पे आते थे? मंदुरा में आते थे। मंदुरा में अपने अश्व खड़े करके फिर मदिरा पीने जाते थे। ठीक है, तो एक शॉर्ट स्टोरी बना लीजिए कि यार जैसे ही मंदुरा आए, ठीक है, अब देखो मंदुरा शब्द तो आएगा। अब मंदुरा आते ही आपके सामने पहली बात दिमाग में क्या आएगी? मदिरा। ठीक है, मदिरा ही आएगी पहली बात दिमाग में। तो फिर आपको मदिरा से लिंक करना है कि यार सैनिक आ रहे हैं, मदिरा पीने जाएंगे सैनिक, तो उससे पहले कहाँ जाएंगे? वो मंदिरों में जाएंगे, अश्वशाला में जाएंगे। तो ऐसे स्टोरी के माध्यम से इसको कनेक्ट कर लीजिए। जैसे ही मंदुरा आए मदिरा ध्यान आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मदिरा से पहले कहाँ जाएंगे? अश्वशाला में जाएंगे, अश्व रखेंगे फिर मदिरा पीने जाएंगे, ऐसे। तो मंदुरा मतलब कि अश्वशाला। मेल, मेल खाना। और मैल गंदगी। मल्ल जैसे बोलते हैं ना, मल्ल युद्ध। तो मल्ल युद्ध मतलब कि योद्धाओं को बोलते हैं, योद्धाओं का युद्ध। तो मल्ल मतलब कि योद्धा, मल मतलब कि गंदगी। मणि और मणि, ठीक है, और ये पहले भी बता चुका हूं। अब देखो दो लगातार ऐसे शब्द आएंगे, एक तो ये युग्म है और एक ये युग्म है। देखो मरीचि किरण, और मरीचि ची में बड़ी की मात्रा गई तो सूर्य, तो सूर्य से उत्पन्न किरण। ऐसे ही मणि, मणि में बड़ी की मात्रा लगाती है सर्प, तो सर्प से उत्पन्न मणि। तो ये ऐसे है, दो युग में ऐसे है कि भाई बड़ी ई की मात्रा लगा दी जाए तो उससे जो शब्द बनेगा उससे पहली जो चीज निकलेगी। जैसे मणि से क्या चीज निकलती है? मणि निकलती है। मरीची से क्या निकलती है? मरीची निकलती है। सूर्य से किरण निकलती है। तो ये दोनों युग्मों को ऐसे ही याद करना है, क्योंकि मणि आपको याद है और मरीची भी आपको याद है। तो बड़ी ई की मात्रा क्या है कि जिनसे ये चीज निकल रही है। मणि, रत्न किससे निकलता है? मणि से। मरीचि, किरण किससे निकलती है? मरीचि से, जो है सूर्य। बाकी मनुज, मनुष्य होता है। मनोज, कामदेव, ये मैं बता चुका हूं पहले भी। मानक, मानदंड होता है। और मानिक या माणक एक रत्न होता है। योग, युगल, युग्म, लायक, योग्य मतलब कि लायक। यक्ष और यज्ञ।
ठीक है, ये आपको पता ही है। तो ये हमारे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द थे, थोड़े कन्फ्यूजिंग भी थे, और मैंने पूरी कोशिश की है ट्रिक के माध्यम से कैसे भी आपको चीज़ें याद हो। फिर भी आपको कुछ शब्द यदि याद नहीं होते, जैसे देखो बाजी है, बहुत नया शब्द है। मंदुर है, ठीक है, सॉरी मंदुरा है, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द है जो भाई सहज रूप से हम नहीं सुनते हैं इन शब्दों को, ना ही हम तोड़ के कुछ अर्थ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको जो चीज़ों को याद करना ही है, मोर है, ठीक है। तो या तो ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, साथ साथ जो है अपनी दीवार पे स्टिकी नोट्स पे जो शब्द याद नहीं हो रहे उनको चिपकाइए, वो आसानी से आपको याद होंगे, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।